एक अखबार जो कभी आजादी की लड़ाई के लिए देश की आवाज था, आज उसी अखबार का नाम लिया जा रहा है हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के खेल में। क्या यह सिर्फ एक कानूनी मामला है या सत्ता के पीछे छिपा गहरा रहस्य है? ये आज मैं खोलूंगा नेशनल हेराल्ड केस की परतों को और दिखाऊंगा कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहले वाटरगेट, फिर बोफोर्स और अब हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड की पृष्ठभूमि क्या आपको पता है? 1938 में पंडित नेहरू ने शुरू किया था नेशनल हेराल्ड, जिसे छापती थी एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। इसका मकसद था पत्रकारिता, न कि व्यापार। देश भर के हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने इसमें निवेश किया था, लेकिन समय बदला और अब इस एजेएल के पास 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, पटना में है, इंदौर में और ना जाने कहां कहां। अब एंट्री होती है यंग इंडियन की, कांग्रेस का कर्ज चुकाने के लिए। 2008 में एजेएल ने अखबार छापना बंद कर कांग्रेस पार्टी ने उसे 90 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दे दिया था। फिर क्या हुआ? 2010 में सोनिया और राहुल गांधी ने बनाई नई कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड। यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख में एजेएल के सारे शेयर ले लिए और मिल गई उसको 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर पकड़। पब्लिक डोनेशन से दी गई पार्टी की रकम अब एक प्राइवेट कंपनी के जरिए संपत्ति पर कब्जा करने का एक तरीका था ना। अब इसके बाद केस की होती है शुरुआत। सन 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। कहा गया यंग इंडियन तो बस एक नकाब है, असली मकसद है सरकारी जमीन पर कब्जा करना। 2014 में कोर्ट ने कहा प्राइमा फेशी धोखाधड़ी का केस है और ये उस पर चलना चाहिए। 2015 में हाई कोर्ट ने कहा यंग इंडियन एक नकाब है, पब्लिक मनी को प्राइवेट में बदलने का जरिया है। और फिर क्या होता है? फिर होती है एंट्री ईडी की। 64 करोड़ की संपत्ति 2019 में अटैच कर ली गई। 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई और अब 15 अप्रैल सन 2025 को गांधी परिवार पर चार्जशीट फाइल हो गई। आपको पता है कि कांग्रेस क्या कहती है? वो कहती है कि यह राजनीतिक बदले की भावना है। राहुल गांधी कहते हैं यंग इंडियन एक गैर लाभकारी कंपनी है। हमने सिर्फ नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए यह कदम उठाया था। तो अब मैंने इस केस में थोड़ा सा ट्विस्ट देखा। मैंने तुलना करी बोफोर्स कांड की। जानते हैं? आइए टाइम ट्रैवल करते हैं 1980 में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1437 करोड़ के बोफोर्स डील में किकबैक का आरोप था। हथियार खरीद के नाम पर रिश्वतखोरी थी। दलालों और नेताओं ने शेल कंपनियों के जरिए पैसे खाए थे। जनता का पैसा था, नेताओं की जेब में चला गया था। आइए देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं बोफोर्स में और हेराल्ड के केस में। सबसे पहली समानता यह है कि एक ही परिवार है, गांधी परिवार। वहां थे राजीव गांधी और यहां हैं सोनिया और राहुल गांधी। कौन सी फ्रंट की कंपनी थी? शेल कंपनीज थी। वहां पर एई सर्विसेज थी और यहां है यंग इंडियन कंपनी। दोनों ही केसेस में सत्ता का हुआ था दुरुपयोग। सरकार को उस केस में मिला था संरक्षण और यहां पर पार्टी फंड को निजी इस्तेमाल में इस्तेमाल किया गया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस सत्ता से 1989 में बाहर हो गई। कानूनी शिकंजा इस केस में कसता जा रहा है। न जाने दोबारा कभी चुनाव लड़ने का मौका मिले न मिले। फिर मैं इतिहास में और पीछे गया और मैंने वाटरगेट स्कैंडल देखा, यूएसए का। गूगल कर लीजिएगा। 1972 का यह साल था। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बात है और उन पर आरोप था कि उन्होंने विरोधी पार्टी के दफ्तर में जासूसी करवाई। व्हाइट हाउस ने सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। एफबीआई, सीआईए तक को गुमराह कर दिया था उन्होंने।
लेकिन जैसे जैसे केस खुलता गया, टेप्स सामने आने लगी और इस चलते 1974 में निक्सन ने इस्तीफा तक दे दिया। अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति जिसे कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अब आइए देखते हैं समानताएं वाटरगेट और हेरल्ड के बीच में। दोनों केसेस में सत्ता का हुआ था दुरुपयोग, जांच में बाधा कराई थी वहां पर, और यहां पर संपत्ति कब्जाने की योजना बनाई गई थी। वहां पर छुपाने की कोशिश गई थी और यहां पर एनजीओ नकाब कंपनी थी। कानूनी कार्रवाई हुई तो एक तरफ इस्तीफा हो गया और दूसरी तरफ चार्जशीट फाइल हो गई, जो कि न जाने कहां तक जाएगी। संदेश क्या मिलता है इन तीनों केसेस के अंदर? नो वन इज अबव लॉ। क्या भारत में भी यही होगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठा ये सब भाग्य और कर्मों के खेल हैं। जिस तरह बोफोर्स और वाटरगेट में शक्तिशाली लोगों को जवाब देना पड़ा, उसी तरह हेरल्ड केस में भी कर्म का एक ही चक्र है, जहां पूर्व जन्मों के कार्य आज की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि कानून और न्याय केवल आम आदमियों के लिए होते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए, संसार का न्याय कभी कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। हर कुंडली में लिखा होता है कौन कितना ऊंचा उठेगा और किसे कब झुकना ही पड़ेगा। क्या आपके जीवन में भी अचानक प्रतिष्ठा में गिरावट या कानूनी अड़चनें आ रही हैं? आपको जरूर जानना चाहिए, क्या यह सब आपके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है? क्या आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा राज छिपा है जो भविष्य तय कर रहा है? जैसे मैंने इन केसेस को आपस में लिंक किया और बताया कि इस हेरल्ड के केस में क्या होगा, उसी तरीके से आपकी कुंडली के सारे राजों की परत खोली जा सकती है और देखा जा सकता है कि पूर्व जन्म में या पिछली बार जब आपके साथ ये परेशानी आई थी तो आपने किस प्रकार से निपटा था और ये करंट की परेशानी कैसे निपटेगी। ज्योतिष से मिलती है कर्म भविष्य की सच्ची झलक। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल ये थोड़ा सा नया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्चे लेकिन रहस्यमयी मामलों के साथ, जहां राजनीति, इतिहास और ज्योतिष मिलते हैं एक नए सच को उजागर करने के लिए, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और कर्म कभी टल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।